के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। मंथन में आज बात होगी गर्भ में मंडल का तीसरा अवतार। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ओबीसी की गणना कराने से मोदी सरकार के इनकार के बाद मंडल की राजनीति का तीसरा अवतार एक बार फिर से भविष्य के गर्भ में चला गया है। नीतीश, तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और तमाम सारे नेता जो इसकी वकालत करते रहे हैं वो अभी भी लगातार इसकी वकालत कर रहे हैं। याद कीजिए, संसद का मानसून सत्र अवसान से ठीक पहले 127वां संविधान संशोधन बिल लाया गया और इसको दोनों सदनों में सर्वसम्मत से पास कर दिया गया। खास बात यह रही कि इस बिल का किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया और पार्टियों के अंदर भी जाति आधारित जनगणना कराने की मांग जोर पकड़ रही है। यह बिल क्या था? इस बिल के तहत राज्यों को जातियों की पहचान करना और उनकी सूची बनाना, ये अधिकार देना था, जो संसद के दोनों सदनों ने एक स्वर में ये अधिकार राज्यों को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जेडीयू, निषाद पार्टी और अपना दल, तमाम ऐसे जो उनके विभिन्न जगह दल हैं, जेजेपी, ये मांग कर रहे हैं कि ओबीसी यानी अति पिछड़ी जातियों की गणना कराई जाए। इससे पता चलता है कि ओबीसी की जो आबादी है उसका दायरा बढ़ रहा है या बड़ा है दायरा, और ओबीसी की गणना की हिमायत करने वाले नेता इस बात को मानकर चल रहे हैं कि गणना हो जाए तो जो 50% आरक्षण की सीमा है ना, वो टूट जाएगी। बहुत सारे अखिलेश यादव तो यहां तक दावा करते हैं कि ओबीसी की आबादी 60% है और वो एक लोहिया जी की जो सूक्ति है उसका भी वो बार बार हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि भाई पिछड़े मांगे 100 में 60, यानी 100 में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात वो करते हैं, जो समाजवादी पुरोधा रहे हैं और एक समाजवादी चिंतक, एक राजनेता, एक अद्भुत राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि लोहिया जी ने तो बहुत पहले कह दिया था कि पिछड़ों को, ये लोहिया जी की तस्वीर है, फाइल तस्वीर, बहुत पुरानी तस्वीर है, लेकिन लोहिया जी ने इस बात को कह दिया था कि भाई पिछड़े को 100 में 60 तो देना ही पड़ेगा, तभी तो मामला बन पाएगा। तो वो इसी बात को लेकर लगातार इस बात को कह रहे हैं। अब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में जातीय जनगणना को शामिल करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि ये संभव ही नहीं है। जाति आधारित जनगणना और आरक्षण की 50% सीमा तोड़ने की मांग को लेकर मीडिया का एक ग्रुप ये भी कह रहा है कि अगर केंद्र सरकार राजी हो जाती ये जातिगत जनगणना कराने में, तो ये मंडल का तीसरा अवतार होता, जिस पर हम बात कर रहे हैं कि ये मंडल का तीसरा अवतार गर्भ में चला गया है, यानी अभी इसका जन्म नहीं हो पाया है। और ये जन्म क्यों नहीं हो पाया? सबसे बड़ी बात यह कि जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय की तरफ से जो पिछड़े वर्ग का जो मंत्रालय है, वो जिस पूरे मामले को देखता है, उस मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को एक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया और ये कह दिया गया कि हम जातीय जनगणना या जातियों की पहचान कराना 2021 की जनगणना में संभव ही नहीं है, क्योंकि 4 साल पहले इसकी तैयारी हो जाती है, तो ये संभव नहीं है। अब याद कीजिए 1990 का दशक, जिसमें मंडल कमीशन लागू होने के बाद तमाम ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जिसे आरजेडी कहते हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, पहले समता पार्टी थी, अब जनता दल यूनाइटेड हो गई, नीतीश कुमार की पार्टी है, सरकारें रही, सत्ता रही, इनका उदय हुआ। इसी तरह कई छत्रपों का उदय भारत की राजनीति में हुआ और ये क्षेत्रीय छत्रप इतने ताकतवर हुए, एक तरीके से पिछड़ों की राजनीति में क्रांति आ गई। और इस क्रांति का जनक विश्वनाथ प्रताप सिंह को माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इस दुनिया में नहीं है। मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी, वीपी सिंह ने बड़ी हिम्मत के साथ लागू किया था। यही वजह है कि अब जो जाति गणना की बात हो रही है, पिछड़ों की आबादी की गणना की जो बात हो रही है, ये जो जितने दलों का हमने नाम लिया या जितने क्षेत्रीय छत्रपों का हमने नाम लिया, सबसे ज्यादा इनकी अगुवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों बिहार में विधानसभा के अंदर भी लड़ने वाले, बात बात पर भिड़ने वाले
आरजेडी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार और उनके भतीजे यानी लालू के बेटे और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, एलजेपी, ये सारे लोग एक साथ गोलबंद होकर प्रधानमंत्री से मिले नीतीश की अगुवाई में। ये एक पिछड़ों का ही तो मामला है ना, एक ऐसी चाबी है सत्ता की जो सबको चाहिए। तो नीतीश की अगुवाई में भी आरजेडी चला गया प्रधानमंत्री के पास, या अन्य दल जो प्रधानमंत्री के पास चले गए, और उन दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री से कहा कि भाई पिछड़े वर्ग की, जो अति पिछड़े वर्ग हैं, उनकी जनगणना आप कराइए। ये प्रतिवेदन दिया गया था। अब भाजपा में अगर बात करें, भाजपा के अंदर जो अति पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता हैं उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। वो असहज महसूस कर रहे हैं, उनकी स्थिति सहज नहीं है। और मुझे लगता है जैसे जैसे उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के चुनाव आएंगे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार, ओबीसी का एक बहुत बड़ा चंक यहाँ बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका अदा करता है। तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को असहज होना पड़ेगा। मेरा कोई आरोप नहीं है, ये परिस्थिति है, जमीनी हकीकत है, क्योंकि उनकी केंद्र की सरकार ने ये जो जनगणना है, जातिगत आधारित जनगणना, इसको कराने से इनकार कर दिया था। अब ग्राफिक के जरिए जो चीजें सामने आई हैं उनको एक बार हम दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर 2019 को भारत की जनगणना, बहुत महीन लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मोटा किया जाना चाहिए था। आपकी जाति समीकरण पर एक नज़र आप देख रहे हैं। सरकारी अनुमान के अनुसार जनगणना 2021 की प्रक्रिया पूरी करने में 8754 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च आएगा। ये खर्च भी बहुत बड़ी वजह समझ में आ रहा है। और आप देखेंगे तो ये बिल्कुल प्रक्रिया बहुत लंबी है, और इस प्रक्रिया में देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग विभागों के 30 लाख कर्मचारी भाग लेंगे, जबकि एनसीआर के लिए करीब एनपीआर कहते हैं, एनपीआर के लिए 2941 करोड़ रुपया लगेगा। तो 2011 की जो जनगणना थी उसमें बहुत सारा करीब 37 लाख कर्मचारियों ने 27 लाख कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था, माफ़ कीजिएगा, और ये पैसा भी बहुत सारा उसमें खर्च हुआ था। तो ये इस तरीके की जो आप ग्राफिक के जरिए चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब एक बड़ा बिंदु इस ग्राफिक दिखाने का जो मसला है ना, उसको हम आपको ग्राफिक के जरिए क्या जो बातें बता रहे हैं, वो वास्तव में इसका एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि बहुत बड़ी पैसे खर्च होंगे, बहुत सारे, एक बहुत बड़ा बजट इसमें कराने में खर्च होगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे पैसे खर्च होंगे, बहुत सारा मैन पावर होगा, कर्मचारी लगेंगे, और तमाम चीज़ें जो इसमें आपको नज़र आएंगी। तो कुल मिलाकर ये जो चीज़ें आपको दिखेंगी, तो ये बिल्कुल एक तरीके से बड़ा केंद्र सरकार के लिए बड़ा असहज स्थिति है। अब एक बात कर लेते हैं कि भाई क्या भारत देश में कभी जातीय आधार पर, या जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी है, क्या उसकी जनगणना कभी भारत के इतिहास में हुई है? तो इसका जवाब है कि 1941 से अब तक नहीं हुई है। मतलब खाली ओबीसी की, उससे पहले कभी हुई होगी, लेकिन शैक्षिक आधार पे, आर्थिक आधार पे, सुविधाओं के आधार पे 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने कराया था। ये कहा गया था कि इसमें जो जनगणना है, इसमें आंकड़े हैं, जब इसका जो एनालिसिस किया जाएगा तो आपको देखने को इस बात को मिलेगा कि ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि वास्तव में एक रिजल्ट उसका निकल कर आएगा सामने। एक आपको एक जो सिनेरियो हो वो सामने निकल कर आ जाएगा, और उस सिनेरियो में आप देखेंगे कि उस सिनेरियो को आपको देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। उससे कुछ निकलना था कि चीज़ें अगर सामने निकल कर आती हैं तो एक अति पिछड़ों की एक आबादी का अनुमान लगेगा। दावा तो यहाँ तक किया गया था कि 2011 की जो जनगणना है उसमें ये व्यवस्थाएं हैं कि वहाँ पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो अब आप देखना होगा कि वास्तव में क्या स्थितियाँ हैं, क्या नहीं है, सरकार ने क्यों किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र की तरफ से जो प्रशासनिक जनगणना की बात उन्होंने कही कि हम प्रशासनिक आधार पर ये बहुत कठिन है और जटिल है, और ये जो हलफनामा मंत्रालय ने दिया है, ये मसला महाराष्ट्र राज्य सरकार की याचिका का जवाब देते हुए केंद्र ने ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट से कि जाति जनगणना की जो मांग है वो बिल्कुल संभव नहीं है, इसको हम करा नहीं सकते हैं। और आज़ादी से पहले जब भी
इन जातियों की गणना हुई तो डेटा की संपूर्णता और सत्यता को लेकर हरदम सवाल उठते रहे। ये केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा में तमाम तरह की खामियां हैं। यही वजह है कि इस तरह के डेटा के इस्तेमाल नहीं किया सकता, इसका ये अनुपयोगी है, इसे खारिज कर दिया। और सामाजिक आधार, जो सामाजिक और आर्थिक आधार जिसकी बात मैंने अभी की थी कि ये जो जनगणना हुई थी इस सामाजिक और आर्थिक आधार पर हुई थी, तो इसका ब्यौरा पहले मनमोहन सिंह की सरकार को देना था, लेकिन वो सरकार भी इसको दबा गई, इस ब्यौरे को नहीं दिया। और मनमोहन सिंह की सरकार के बाद 7 साल नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में रह चुकी है, लेकिन अभी भी ये जो ओबीसी की चाबी है ना, ये अभी एक तरीके से मोदी सरकार ने भी ये ताला खोला नहीं कि इसके अंदर 2011 का जो मसला था, जो जनगणना थी, उसमें ओबीसी की क्या स्थिति थी। इसके अपने राजनीतिक कारण हो सकते हैं, प्रशासनिक कारण होते हैं, सरकार की अपनी स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी के भीतर नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लेकर कम प्रभुत्व वाली जातियों की स्थिति देखने के लिए एक और कमेटी बनाई गई थी, कमीशन बनाया गया था, माफ कीजिए, रोहिणी कमीशन। और उसकी भी रिपोर्ट आज तक, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। 2017 में इस कमीशन को बनाने के बाद 11 बार इस कमीशन को एक्सटेंशन दिया जा चुका है, नहीं बढ़ाया जा चुका है। तो ये इस तरह की जो सामने चीजें आई हैं, मतलब ये वास्तव में ये अगर समझना चाहें तो ये मसला है क्या ये क्यों नहीं सरकार जनगणना कराना चाहती है, क्या स्थिति है, और क्या फिर अगर जनगणना के बाद अगर मान लीजिए जैसा दावा पिछड़े वर्ग के लोग कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के नेता कर रहे हैं, जो अति पिछड़े की हिमायत कर रहे हैं, जैसा वो वैसी जो बातें वो कर रहे हैं, तो अगर कहीं 60% उनकी आबादी निकल जाती है तो क्या आरक्षण को लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, या आरक्षण को लेकर एक नया असंतुलन देखने को मिलेगा? वो जो 10% बढ़ेगा या 8% बढ़ेगा, वो किसके हिस्से से जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो वही है कि एक को साधो दूसरा चला जाए, ये अजीब सी स्थिति हो जाएगी। मुझे लगता है कि यही वजह है कि निश्चित तौर पर यही वजह है कि उन्होंने ये इसको अभी फिलहाल कराने से इनकार कर दिया है। इस पूरे मसले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ में थे, उन्होंने क्या कहा, जरा उनको सुनिए। क्या रुख रखती है सर भारतीय जनता पार्टी? देखिए, इस विषय पे हम उसकी सारे कानूनी पहलू को चिंता कर रहे हैं। देखिए, इस बाइट को एक बार और सुनाया जाए, मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण बाइट है ये। क्या रुख रखती है सर भारतीय जनता पार्टी? देखिए, इस विषय पे हम उसकी सारे कानूनी पहलू को चिंता कर रहे हैं। इस विषय को मतलब टालते हुए नजर आए धर्मेंद्र प्रधान, और हमारे सहयोगी चंद्रमणि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, चंद्रमणि शुक्ला, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने एक धंसकरी सवाल पूछा धर्मेंद्र प्रधान से, तारीफ की जानी चाहिए चंद्रमणि की, बहुत धंसकरी सवाल पूछा, और उन्होंने कहा कि भाई अब बताइए, लेकिन ये एक तरीके से बीजेपी इसको डक करती नजर आई। जैसे डक करने का मतलब जो क्रिकेट को समझते हैं लोग, ये क्रिकेट खेलते हुए जानते हैं, जब बाउंसर ज़्यादा खतरनाक होती है तो झुक जाओ, ऊपर से निकल जाती डक करने के बाद। अब समाजवादी पार्टी का जरा रिएक्शन सुनिए, अनुराग भदौरिया उनके प्रवक्ता हैं। हम समाजवादी लोग संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। समाजवादियों का मानना है कि समाज के अंदर में जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे किसकी कितनी संख्या ये पता चल जाए। जब संख्या का पता चल जाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी, इसके बारे में पता चल जाएगा, जिससे उनकी मदद हो पाए। अब चूंकि न्यायपालिका का फैसला आ चुका है, तो हम समाजवादी लोग, जब समाजवादी सरकार आ जाएगी तो हम उनके जो विधि के जानकार हैं, जिनको कानून का नॉलेज है, उनके राय से कानून के दायरे में रह के इसका रास्ता निकाल। ये तो मुझे लगता है कुछ लाइन लेंथ बिगड़ी नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की। कहाँ की बातें कर रहे हैं, कौन से न्यायालय का फैसला आ गया? अरे भाई, हलफनामा दिया है सरकार ने, न्यायालय ने थोड़ी फैसला दे दिया कि गणना कराओ या ना कराओ। न्यायालय ने यह नहीं कहा है। पहले की सरकारों ने 1951 में जो एक सरकार थी, कांग्रेस की सरकार रही होगी, जाहिर सी बात है, उस सरकार ने कहा था कि 1951 में एक लोकसभा में उन्होंने कहा कि अब हम आगे कोई जाति आधार पर कोई जनगणना नहीं कराएंगे। ये 1951 में कहा था। तो वही परिपाटी चली आ रही थी। फिर शैक्षिक आधार पे, आर्थिक आधार पे 2011 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ऐसा किया, लेकिन उसमें जाति शब्द नहीं था। तो यह था कि भाई इसमें कहीं निकल कर आएगी, समाजवादी पार्टी कह रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि जो बिल पास हुआ है ना 127वां जो संशोधन बिल है संविधान का, वो ये अधिकार देता है राज्यों को। तो जो भाजपा के शासित राज्य नहीं है वहाँ के मुख्यमंत्री एक गणना करा के एक सूची ला सकते हैं बाहर और भेज सकते हैं केंद्र को। तो ये देखने को होगी। अब जिनकी हम बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष बिहार, उन्होंने आज इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जरा सुनिए। जातीय जनगणना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा एफिडेविट किया है कि कॉन्शियस डिसीजन उनका है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, यानी लास्ट वर्ड आप कह सकते हैं। और फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि कहाँ सेंसस नहीं करेंगे। इसको लेकर के हमने पहले भी बोला था कि हम सभी नेताओं के, राष्ट्र नेता जितने हैं, अलग अलग लाइट माइंडेड पार्टीज की, अलग अलग रीजनल पार्टी के नेताओं को हमने चिट्ठी लिखा है। लेकिन इस पे हम सब लोग, महागठबंधन के साथियों ने, हम लोगों ने चर्चा की। बिहार विधानसभा से, विधान परिषद से 2 बारी जो है सर्वदलीय जो है ये पारित किया गया प्रस्ताव कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। ये हमारा कॉन्शियस है, बिहार की जनता का कॉन्शियस है और देश भर के 80-90% लोगों का कॉन्शियस है कि वो चाहते हैं जातीय जनगणना, और ये नेशनल इंटरेस्ट में है, राष्ट्र के हित में है। सब तेजस्वी यादव करें तो राष्ट्रीय हित की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है। बिहार विधान परिषद और बिहार की विधानसभा ने एक स्वर में से पास कर दिया कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार ने पास कर दिया, वहाँ एनडीए की सरकार है। लेकिन नीतीश कुमार को भी चिंता है ना अपने वोट बैंक की, जैसे तेजस्वी यादव की चिंता है। ये वही क्षेत्रीय छत्रप हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। 90 के दशक में ये नेता उभर कर राष्ट्रीय फलक पर आए और एक ओबीसी राजनीति के जरिए इन्होंने एक अहम मुकाम राजनीति में बनाया और अभी तक लगातार कामयाबी पे कामयाबी हासिल कर रहे हैं राजनीति में। ये देखने की बात हो गई। अब एक थोड़ा सा केंद्र सरकार की तरफ और जाते हैं और देखते हैं कि केंद्र सरकार ने इस हलफनामे में एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए, इस जनगणना के लिए कोई आदर्श जरिया नहीं है उनके पास, कोई ऐसा मोड नहीं है, कोई आदर्श जरिया नहीं है। एक मॉडल व्यवस्था उनके पास नहीं जो ऐसी हो कि उसमें बहुत जातियों की गिनती से कोई बुनियादी समग्रता है वो उसमें दिक्कत हो जाएगी, उसमें बुनियादी समग्रता पर भी गंभीर खतरे में पड़ सकती है। ये बात उन्होंने कही है, बड़े एक दबे शब्दों में बहुत सारी इस तरह की बातें कही हैं कि ये भी कहा है कि इससे आबादी की मौलिक गिनती भी प्रभावित होगी। ये भी बड़ी बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। तो कुल मिला के अगर करना नहीं है तो बहुत सारे कारण, अगर आपको नहीं करना है तो बहुत सारे कारण, ये सीधी बात है। चाहे सरकारें हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जो भी सिस्टम हो, अगर आपको करना है तो ढेर सारे रास्ते, नहीं करना है तो एक सीधी बात, नहीं करना है। ये स्थिति है। तो अब बहुत ही अजीब सा पेंच ये फंस गया है। इस पेंच को मुझे लगता है कैसे केंद्र सरकार निकालेगी। चुनाव उत्तर प्रदेश में है, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वास्तव में ये जो मसला है, क्या ये जो जनगणना वाला मसला है, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जहाँ एक बड़ी आबादी ओबीसी की है और पिछली बार सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी तब सत्ता में नहीं थी, इस भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी चेहरे को आगे करके ओबीसी को कहा था, केशव प्रसाद मौर्य, याद होगा लोगों को, आपको भी याद होगा कि केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके जो ओबीसी पॉलिटिक्स की थी, उसी के दम पर प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। अब यही सब चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि चुनाव में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है और विपक्ष अगर इसको ठीक से उठा ले गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ मुख्य मुकाबले में, सीधे मुकाबले में नजर आ रहे हैं, बाकी दल भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव ओबीसी की राजनीति करते हैं। मायावती बातें करी, उनको भी 1% वोट मिलता है, लेकिन मायावती का फेस ओबीसी लीडर के रूप में नहीं है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, ये ओबीसी लीडर हैं। और जो छोटे छोटे चंक में रामाचल, राजभर, लालजी वर्मा, ये इस तरह के लोग हैं जो पहले बीएसपी में थे, ये सब सारी चीज़ें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर हो गए, अपना दल हो गया अनुप्रिया पटेल का,
संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी हो गई। तो ये एक थोड़ा थोड़ा स्लाइस करके ये सारे लोग एक बड़ा चंक बनाते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी जो संभावित खतरा है भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है तो उसके रणनीतिकार धर्मेंद्र प्रधान, देखिए जो चुनावी रणनीतिकार हैं उत्तर प्रदेश के, कैसे वो बचते नजर आए, कैसा उन्होंने इस सवाल को डक किया। तो अब देखने वाली बात होगी कि वास्तव में इसका तोड़ क्या लेकर आते हैं, और विपक्ष या सत्ता पक्ष के अंदर ही विपक्ष जो है, यानी एनडीए के वो साथी जो इस गणना के हिमायती हैं, वो क्या करते हैं।